और चलिए अब खबरें विस्तार से जानेंगे, जहां पर प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होगी और इसके साथ ही नामांकन जमा होने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, जो 16 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक चलेगा। अधिसूचना जिला स्तर से जारी होगी। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए नामांकन पत्र और शपथ पत्र ऑनलाइन भी जमा किए जा सकते हैं और इसकी प्रति व्यक्तिगत रूप से जमा करना होगा। नामांकन पत्र की जांच 17 अक्टूबर को होगी। 19 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापस लिए जाएंगे। तो आज चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और इसके चलते आज अधिसूचना जारी होगी। 16 अक्टूबर तक नामांकन किए जाएंगे और साथ ही 17 अक्टूबर को नामांकन पत्र की जांच की जाएगी और इसके बाद 19 तक नाम वापस भी लिए जा सकते हैं। 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। उपचुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ रंजना जुड़ गई है। रंजना, आज से चुनाव का बिगुल बज रहा है। आज उपचुनाव की अधिसूचना जारी होगी और आगे किस तरीके की प्रक्रियाएं होंगी? जी रेनू, बिल्कुल 28 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही अब जो उम्मीदवार हैं वो भी पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, क्योंकि 3 नवंबर को मतदान होना है, उनके भाग्य का फैसला होगा। लेकिन उससे पहले जो अधिसूचना आज जारी होगी और उसके साथ ही जो 28 विधानसभा सीटों पर जो कैंडिडेट हैं वो आज से अपनी उम्मीदवारी को लेकर जो नामांकन है, नामांकन फॉर्म आज से जमा करेंगे। यानी कि वो जो जितने भी 28 सीटों पर कैंडिडेट है वो शुभ मुहूर्त देखेंगे और उसके बाद अब आज से नामांकन फॉर्म जमा करेंगे। लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इस बार ये सुविधा जरूर दी गई है कि वो नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए खुद नहीं पहुंचेंगे, बल्कि अगर वो नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन नामांकन जो फॉर्म है वो भी जमा कर सकते हैं। हालांकि इस बार एक ये भी कोरोना संक्रमण के चलते इस बार चुनाव आयोग ने जो ये भी कहा है कि ज्यादा संख्या में लोग नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए कैंडिडेट के साथ नहीं पहुंचेंगे। यानी पहले जहां संख्या 100 से 150 के पार हुआ करती थी, यानी लोग लाव लश्कर के साथ जो उम्मीदवार है अपने कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लेकर नामांकन फॉर्म भरने के लिए पहुंचते थे, वहीं अब सिर्फ और सिर्फ 5 लोग ही उम्मीदवार के साथ नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए पहुंचेंगे। तो ऐसे में अब बहुत सारी जो SOP है, यानी गाइडलाइन है नामांकन फॉर्म जमा करने को लेकर, उसका भी पालन करना होगा। और इसके बाद जो रैलियां होंगी, यानी प्रचार के दौरान भी जो कोरोना संक्रमण की जो गाइडलाइन है उसका भी जो चुनाव आयोग ने जारी की, उसका भी तमाम उम्मीदवारों को पालन करना होगा। यानी रैलियों में अब 100 से ज्यादा लोग नहीं जुट सकेंगे। तो इन तमाम बातों का ध्यान रखना होगा और नामांकन फॉर्म जमा करने के बाद ही 19 तारीख आखिरी डेट होगी जब लोग नाम वापस ले सकेंगे और नामांकन फॉर्म जमा कर सकेंगे। यानी आज से जो चुनावी बिगुल है वो पूरी तरह से शुरू हो चुका है और उम्मीदवार अब नामांकन फॉर्म जमा करने के बाद ही अब चुनावी रैलियां और जो जनता है उसको लुभाने की कोशिश करेंगे। रेनू, बिल्कुल 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 रंजना, और बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज से असल में जो लड़ाई है वो शुरू हो रही है जमीन पर और आज जारी होगी अधिसूचना। उसके बाद आगे की प्रक्रियाएं भी होंगी और नेता और ज्यादा अलर्ट हो चुके हैं। उपचुनाव प्रचार ने जोर भी पकड़ लिया है। सीएम आज 3 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। आगर, हाटपिपलिया, सुवासरा में सम्मेलन करेंगे। मंडल सम्मेलन को भी आज मुख्यमंत्री संबोधित करने वाले हैं। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया मुरैना और भिंड के दौरे पर रहेंगे। बूथ समिति के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो उपचुनाव की अधिसूचना आज जारी हो गई है और आज ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 सीटों के दौरे पर रहेंगे। आज मुरैना में सिंधिया भी दौरा करेंगे, भिंड के दौरे पर रहेंगे, बूथ समिति के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री भी बूथ समिति के सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। 3 विधानसभा क्षेत्रों का आज दौरा है। दौरा काफी महत्वपूर्ण है। हाटपिपलिया, सुवासरा और आगर के दौरे पर मंडल सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। और रंजना बनी हुई। रंजना, आज 3 विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर है मुख्यमंत्री और साथ ही आज मुरैना दौरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं। क्या कुछ कार्यक्रम तय किए गए हैं और आज होने वाले इस दौरे की खास बात क्या है, क्योंकि प्रमुख सीटें हैं जो कि इस बार पूरी नजर इन प्रमुख सीटों पर टिकी हुई हैं?
जी रेनू, बिल्कुल उपचुनाव को लेकर अब जो ग्वालियर चंबल संभाग की जो सीटें हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अगर एक तरह से कहें कि स्टार प्रचारक भी हैं और एक तरह से जनता को आकर्षित करने के लिए ये जो सबसे बड़ा फैक्टर है यही कहे जा रहे हैं। और यही वजह है कि अब जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो तमाम सीटों पर ग्वालियर चंबल संभाग की जो सीटें उस पर सबसे ज्यादा इनका फोकस है, और जो 28 विधानसभा सीटें उन पर भी इनका कार्यक्रम बना हुआ है, जहां पर वो कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे और जनता को बताएंगे कि आखिर उनका रोड मैप क्या है, उनका विजन क्या है और किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने अभी फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती ये है क्योंकि वो सबसे बड़ा चेहरा है जो कि दल बदल कर कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। ऐसे में उनकी साख दांव पर भी है क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटें उनको ही उनके ऊपर पूरा दारोमदार है कि किस तरह से कितनी सीटें हैं जो कि जीत का लेकर आते हैं और उनके खाते में जुड़ती हैं। और साथ ही उनके जो दल बदल करके जो नेता उनके साथ यहाँ पर पहुंचे उनको जीत दिलाना भी, खास करके जो उनके नेता कहे जाते हैं जो उनके चलते ही पार्टी छोड़कर यहाँ पर पहुंचे, तो ऐसे में उनके ऊपर भी दारोमदार है कि उनकी जीत जरूर सुनिश्चित कराए। ऐसे में अब जो चुनाव प्रचार है वो रैलियां जो है उनको अब वो संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन रेनू, आपने जो जिक्र किया है क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया मंडल सम्मेलनों को संबोधित करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये कार्यक्रम तय किए हुए हैं 2 अक्टूबर से शुरू हुए हैं जो कि 15 अक्टूबर तक चलेंगे और मंडल सम्मेलन में तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे और विकास कार्यों का रोड मैप भी रखेंगे और साथ ही कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर की जो हकीकत है वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह का वहां पर माहौल है और कार्यकर्ताओं में जोश भी भरेंगे और एक तरह से जीत को लेकर जो रणनीति है वो भी वहां पर आगे उसको तैयार करके जमीनी स्तर पर उतारने की कोशिश की जाएगी। हालांकि 2 स्टार प्रचारक है जो कि पहुंच रहे हैं और जनता को लुभाने की कोशिश है। विकास का रोड मैप उनको रखा जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा जो संख्या में जो जनता है उनका जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में पहुंचे। क्योंकि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करी जाए रेनू, तो मेन इलेक्शन की बात करी जाए तो ये जो स्थितियां हैं पूरी तरह से अलग थी, यानी वो कांग्रेस पार्टी को लेकर वोट देने की अपील कर रहे थे, लेकिन अब पूरी तरह से परिस्थितियां बदली हुई हैं। अब वो अपने ही कैंडिडेट के लिए वोट जरूर मांग रहे हैं, लेकिन पार्टी और चेहरा दोनों बदल गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी के लिए। तो पार्टी और चेहरा जरूर बदल गए हैं, लेकिन जज्बा जीत का ही बरकरार है। ब्यावरा से रामचंद्र दांगी को टिकट मिला है। कांग्रेस ने ब्यावरा से उम्मीदवार बनाया है। ब्यावरा सीट जो कि होल्ड की गई थी और अभी तक इसमें उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया था। काफी मंथन के बाद ब्यावरा सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया। बीजेपी के नारायण सिंह पवार टक्कर देंगे। गोवर्धन दांगी के निधन से ये सीट खाली हुई थी और अब गोवर्धन दांगी के निधन के बाद से यहां पर कांग्रेस ने रामचंद्र दांगी को टिकट दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार हैं ब्यावरा से और साथ ही इनको टक्कर देने के लिए बीजेपी ने नारायण सिंह को उतारा है मैदान में। तो गोवर्धन दांगी के निधन के बाद से ये सीट खाली हुई थी और इसके बाद रामचंद्र दांगी को यहां से टिकट दिया गया और इनके टक्कर में बीजेपी ने नारायण सिंह को उतारा है चुनावी मैदान में। सीट बहुत अहम है, हालांकि यहां पर निधन के बाद से ये सीट खाली हुई थी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी पूरी जोर आजमाइश कर रही है 28 की 28 सीटें जीतने के लिए, तो कांग्रेस भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। और अब ब्यावरा में कांग्रेस प्रत्याशियों के ऐलान के बाद से उपचुनाव में बीजेपी के नारायण सिंह पवार और रामचंद्र दांगी के बीच मुकाबला होगा और ये मुकाबला बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रतलाम दौरे पर आए सांसद गुमान सिंह डामोर की सिजावता गांव में ग्रामीणों से जमकर नोकझोंक हुई। दरअसल सांसद महोदय सिजावता गांव से गुजर रहे थे, तभी ग्रामीणों ने सांसद का काफिला रोककर अपनी परेशानी बताई तो सांसद नाराज हो गई। एक ग्रामीण को तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि ऊंची आवाज में बात मत करना। सांसद के यह बोल सुनकर ग्रामीणों का गुस्सा और बढ़ गया और ग्रामीणों ने सांसद को जमकर खरी खोटी सुनाई, जिसे सुन सांसद आश्वासन देकर वहां से चलते बने। आज का नहीं बोले, आपको निवेदन कर रहे थे। आप कभी आते नहीं हो, अब आप पहली बार आए हो जीतने के बाद। आप फालतू बात नहीं है सर। आपको वोट दिया हमारे गाँव वालों ने, आपको वोट दिया। आपको फालतू बात नहीं, कितने साल हो गए कंप्लेन करते करते, 15 साल राज किया, कुछ नहीं हुआ अभी तक। आपको वोट दिया था, अब उतर के देखो। सिंगरौली में 8 साल के बच्चे को अतिक्रमण का आरोपी बना दिया गया और कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस भी थमा दिया गया। इतना ही नहीं, बच्चा
तहसीलदार के न्यायालय में हाजिर भी हो गया, जिसके बाद जज ने पूरे मामले को निरस्त कर जांच के आदेश दिए हैं। पूरा मामला जिले के सरे इलाके का है, जहां के पटवारी ने एक रास्ते के अतिक्रमण करने के मामले में 8 साल के बच्चे को आरोपी बना दिया और तहसील कोर्ट में पेश होने का नोटिस भी जारी कर दिया। 8 तारीख को पेशी थी इसकी जी, तो मैं अनुपस्थित होकर बैठने में था जी, जिसके कारण इनको मैं कल आया तो बोले कि तत्काल पेशी इनको आवेदक को। मैंने कहा कि अनावेदक जो है तो अनावेदक नाबालिग है, नाजायज ना समझ करके नोटिस काटे हैं पटवारी साहब। मौके स्थिति में जाके आरआई राजेंद्र प्रसाद कोरी और वंश गोपाल पनिका के द्वारा जब सीमांकन किया गया रोड का, तो उसमें उन्होंने काटा नोटिस। किस मामले की नोटिस काटी गई? 248 रोड में अतिक्रमण करने के लिए। अच्छा, ये इनका उम्र क्या होगा? इनका उम्र करीब 9-10 साल है। इनके माता पिता सब मौजूद हैं। इसके बाद भी इनके ऊपर मुकदमा कायम 248 का किया गया। पटवारी वंश गोपाल और श्री राजेंद्र प्रसाद कोरी किया और हमारे माननीय तहसीलदार के साहब। तहसीलदार कौन है आपके यहाँ? तहसीलदार प्रजापति सर है वो। ये अशोक कुमार शर्मा जी के द्वारा अतिक्रमण के संबंध में 248 का एक प्रकरण पेश किया गया था, जिसके संबंध में पटवारी हल्का से जांच रिपोर्ट मंगाई गई थी। पटवारी हल्का द्वारा 248 की जांच रिपोर्ट पृथक से बना करके 4 लोगों के विरुद्ध पेश की गई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में अनुक्रम में जो है नोटिस जारी की गई थी। नोटिस जारी करके अनावेदकों को तलब किया गया था। जबलपुर पुलिस की साइबर सेल में एक महिला ने एक युवक के खिलाफ ईमेल के जरिए अश्लील मैसेज भेजने की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर कार्रवाई करते हुए कैंट थाना पुलिस ने आरोपी को एपीएन कॉलोनी से हिरासत में लिया और फिलहाल उससे पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। जानकारी के अनुसार युवक कई दिनों से शिकायत करने वाली महिला को परेशान कर रहा था। बहरहाल पुलिस आरोपी युवक के आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने की बात कह रही है। 54 का और घ की एक शिकायत थी प्रार्थी द्वारा अश्लील मैसेज करने के संबंध में ईमेल पर। रात में सिंह राजपूत एपीएन कॉलोनी निवासी को गिरफ्तार किया गया। बिन जमानती होने से उसको जमानत से छोड़ा गया। ये कोई पुलिसकर्मी का होता है नहीं बताया जा रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि वो किसी पुलिस, परंतु उसके पिता अभी जीवित नहीं है। मनीष सिंह राजपूत जो है उनके पिता हैं, वो जीवित। बालाघाट में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। जिले के लालबर्रा सरकारी अस्पताल में मृत महिला के पीएम के लिए गरीब परिवार से रुपए मांगे गए और रुपए मिलने के बाद स्वास्थ्य कर्मी ने डॉक्टर को फोन कर पीएम करने के लिए बुलाया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें आर्थिक हालात खराब होने के बाद भी जैसे तैसे परिजनों ने 1000 रुपए की व्यवस्था कर स्वास्थ्य कर्मी को दिए, जिसके बाद मृतक का पोस्टमार्टम किया गया। वहीं जब सीएमएचओ से इस मामले में बात की गई तो उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। थोड़ा सा कुछ कम कर दो अब। नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है और ऐसा कम से कम फिर मृतक के परिवार से प्रकार के प्रति करनी चाहिए। मैं बीएमओ लालबागा को तत्काल इसकी जांच कराने हेतु आदेशित करूंगा और जो भी तथ्य सामने लाए जाएंगे उनको उसके बाद उचित कार्रवाई। नरसिंहपुर से खबर, जहां पर 117 किलो चरस के साथ ही 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। करोड़ों की चरस पकड़ी गई है। लग्जरी गाड़ियों से तस्करी हो रही थी। पुलिस ने आज संभावना जताई नेपाल से श्रीलंका ले जाई जा रही थी खेप। पकड़े गए लोगों में 4 यूपी से 3 आरोपी तमिलनाडु के रहने वाले बताए गए हैं। कुल मिलाकर 117 किलो चरस के साथ करोड़ों की चरस के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नेपाल से श्रीलंका चरस ले जाई जा रही थी। पकड़े गए लोगों में 4 यूपी के और 3 तमिलनाडु के रहने वाले बताए गए हैं। तो ये गाड़ियां आप देखिए, लग्जरी गाड़ियों में रखकर ये चरस ले जाई जा रही थी। कुछ लोग 2 गाड़ियों में अवैध मादक पदार्थों का परिवहन कर रहे हैं। सूचना को पहले तस्दीक किया गया, वेरीफाई किया गया और वेरीफाई करने के बाद ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन में नरसिंहपुर पुलिस के साथ साथ डीआरआई भोपाल और इंदौर की संयुक्त टीमें थीं और नेशनल हाईवे जो सागर से होते हुए नरसिंहपुर के रास्ते नागपुर जाता है, उस हाईवे पे जो है परिवहन किया जा रहा था। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां मुरैना से बड़ी खबर। पुलिस ने जब्त किए 25 लाख रुपए। अल्लाहबेली चौकी राजघाट पर पुलिस ने जब्त किया। चेकिंग के दौरान बड़ी मात्रा में पैसा बरामद किया गया है और मेरठ से बानमोर ले जाया जा रहा था। रेलवे कॉन्ट्रैक्टर की बताई जा रही रकम लेबर पेमेंट की ये रकम है। प्रशासन में पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। तो 25 लाख रुपए जब्त किए गए हैं, अल्लाहबेली चौक राजघाट से बरामद किए गए हैं और जानकारी है कि जो
काम करते हैं मजदूर, उनकी पेमेंट है। मेरठ से बानमोर ले जाई जा रही थी रकम। तो पैकेट में 25 लाख रुपए जब्त किए गए। चेकिंग के दौरान ये बड़ी मात्रा में राशि बड़ी खेप बरामद की गई है नोटों की, और पुलिस ने इसके बारे में जानकारी जब जुटाई तो जानकारी ये लगी कि जो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर है वो लेबर पेमेंट के लिए रकम ले जाया जा रहा था, और रकम प्रशासन ने जब्त कर ली है और पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में कोरोना ड्यूटी के दौरान कार में अपना घर बनाने वाले डॉक्टर सचिन नायक के कार्य की भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने सराहना की है। कोहली और चहल ने वेबिनार के जरिए डॉक्टर सचिन नायक से चर्चा भी की और कोरोना काल में आई मुश्किलों के बारे में विस्तार से बातचीत की। डॉक्टर सचिन नायक वह डॉक्टर हैं जिन्होंने कोरोना ड्यूटी के दौरान अपनी कार को ही अपना घर बना लिया था और ड्यूटी खत्म करने के बाद घर नहीं जाते थे बल्कि कार में ही सो जाया करते थे। ड्यूटी के दौरान डॉक्टर नायक कोविड संक्रमण का शिकार हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने कोरोना को हराया और फिर से ड्यूटी पर जुट गए।